और भवेश जी, अगर हो सके तो हम लोगों को कुछ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के असेंबली के रिजल्ट्स का रुझान भी कुछ बताइए। जी, मैं पहले चाह रहा था कि मैं कर्नाटका के बारे में, चूंकि कर्नाटका में एक बड़ा हाँ, कांड हो जरूर गया जरूर जरूर। चुनाव के दरमियान ही, तो या कर्नाटका पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते। कर्नाटक में चूंकि बीजेपी के सामने अब चैलेंज आ गया है, वहाँ बीजेपी जितनी मजबूत मानी जा रही थी उतनी मजबूत रह नहीं गई है। तो मैं कर्नाटक पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। कर्नाटक में ढूंढ रहा हूँ। जी, कर्नाटक की ये तस्वीर है। कर्नाटक में बीजेपी 16, यानी कि देखिए पिछड़ गई है बीजेपी। जो जितनी सीटें पिछली बार थी उतनी सीटें नहीं है। कांग्रेस ने वहां पर स्टेट में तो है ही, और 10 सीट पर कांग्रेस जो है अब आगे पहुंच गई है। ये है पूरा अभी सीन। और जेडीएस 2, यानी कि बीजेपी के पास 16, एनडीए के पास 16 और 2, 18 सीटें हैं। अभी 24 से 28 सीटें हैं। टोटल 28 सीटों में से 24 सीटें, 24 से नहीं, 24 से भी ज़्यादा सीट थी बीजेपी के पास, लेकिन अभी जो है सिर्फ 18 सीटें दिखा रहा है, यानी कि वहाँ पे नुकसान तो हुआ है। तो ये है कर्नाटक का हाल। मैं थोड़ा और कर्नाटक के अलावा चूंकि चर्चा चल रही थी कि साउथ में किस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहेगा, मैं जरा केरल का परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहता हूँ। केरल में ये माना जा रहा था कि बीजेपी का खाता खुल जाएगा। तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 सीट पर, आईयूएमएल 2 सीट पर, बीजेपी 2 सीट पर। केरल, ये बड़ी खबर है अपने हिसाब से कि जी जी पिछले बिल्कुल। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत बढ़ाए थे। 15% के आसपास उसको वोट मिले थे, लेकिन सीट नहीं मिले थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का, जैसा मैं भी कह रहा था अपने प्रेडिक्शन में, और ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खाता दक्षिण में अगर खुल सकता है तो वो है केरला और तमिलनाडु। तो अभी केरला की तस्वीर ये है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी वो किन सीटों पर आगे है, तो त्रिशूर सीट पर है, सुरेश गोपी उसके कैंडिडेट हैं। और तिरुवनंतपुरम सीट पर राजीव चंद्रशेखर, यानी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राजीव शशि चंद्रशेखर, थरूर। शशि थरूर के लिए चैलेंज पैदा हो गया है। तो ये स्थिति है केरल की। और अब मैं चर्चा करना चाहूंगा तमिलनाडु की, जहां पे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा उम्मीद जताई थी, क्योंकि उन्होंने नया गठबंधन किया था। वहां पे एक पुलिस अधिकारी थे उनकी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने, लेकिन वहां पर कोई उनको नतीजा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर डीएमके 21 सीट पर, कांग्रेस 8 सीट पर, बीसी के ये सारे जो है लगभग समझ लीजिए कि सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उनकी ही वहां पर बल्ले बल्ले है। और वहां पर एनडीए एक बार फिर सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है तस्वीर इस वक्त तमिलनाडु की। मैं थोड़ा तेलंगाना की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तेलंगाना में चूंकि एक बात थी कि भाई तेलंगाना में सरकार आई है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए क्या स्थिति रहेगी, लेकिन बराबरी पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर बराबरी का एकदम 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। एक सीट आप जानते हैं कि वो अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो सुनिश्चित मानी जाती है, हैदराबाद सीट, तो वहां पे वो आगे है। और लेकिन कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो ये है तेलंगाना की तस्वीर। और अब मैं एक बार आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा कर देता हूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल था, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी आंध्र प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को, दक्षिण भारत में एकदम से जो कहा जा रहा था ना कि कुछ कुछ उसको इस बार कुछ हासिल हो सकता है, तो कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन नॉर्थ में जो झटका लगा है ना, वो बड़ा झटका है। और थोड़ा हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि राजस्थान को लेकर बड़ा ये कह रहे थे कि हाँ राजस्थान की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। चलते चलते मैं चाह रहा हूँ कि सारे राज्यों की एक छोटी झलक दिखा दूं। राजस्थान के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। राजस्थान में देखिए सभी सीटों पर पिछली बार उनके और उनके अलायंस पार्टनर थे, लेकिन अब किस तरह का चैलेंज हो गया है। कांग्रेस 8 सीट पर, सीपीआई-एम 1 सीट पर, आरएलटीपी अभी मैं नहीं कह सकता कि ये किसके साथ है, 1 सीट पर, और एक और दूसरी पार्टी है जो दिखाई दे रही है, भारत आदिवासी पार्टी। तो भारत आदिवासी पार्टी भी 1 सीट पर। तो ये तस्वीर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी झटका लगा है।
राजस्थान में भी वो पहले वाली स्थिति में नहीं है, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने पीक पर पहुंच चुके हैं झारखंड, ये नॉर्थ इंडिया में। एक बार जरा मध्य प्रदेश की ओर भी झांक लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में 29 में से 29, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस की जो एक सीट मानी जा रही थी कि अपने कमलनाथ की सीट, वो भी अब खतरे में आ गई है, ऐसा लग रहा है। तो कमलनाथ जी भी डवाडोल हो गए मध्य प्रदेश में। जी रामदत्त जी, तो ये ये तो देखिए, कमलनाथ भाजपा की बहुत बड़ी कमजोरी, अरे सॉरी, कांग्रेस की रही है मध्य प्रदेश कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को ये लोग भांप नहीं पाए। विधानसभा चुनाव हरवाने में भी कमलनाथ का योगदान था, और बाद में देखिए वो जा रहे थे बीजेपी के साथ, और फिर वो जाते जाते रुक गए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के माना जाएगा कि भाई जीतू पटवारी कोई उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। देखिए मध्य प्रदेश में तो 2 सीटें खजुराहो और इंदौर तो बिना लड़े ही एक तरह से उनकी चली गई थी। तो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिल्कुल, ये हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस का हाँ, शासन है, लेकिन चारों सीटों पर बीजेपी आ गया। कंगना रनौत यहाँ पे है। कई यहाँ पे कई जगह ये मतदाता करते हैं कि स्टेट में कोई पार्टी रहती है और केंद्र में दूसरे को वोट देते हैं, ये बिल्कुल होता है। बिल्कुल, तो तो देखिए जी, उत्तराखंड में भी बीजेपी बिल्कुल 5 सीटों पर आ गए। उत्तराखंड भी हाँ, बिल्कुल उत्तराखंड बीजेपी। में भी कोई बहुत बड़ा मुकाबला नहीं माना जा रहा था। और वहां का देखिए जो सोशल कॉम्बिनेशन है उस पे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि जो सोशल फैब्रिक है, सोशल जो ताना बाना है, वो किस तरह का वर्ग जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक क्लास की भी लड़ाई थी, जिसको वर्ग संघर्ष तो नहीं कह सकते हैं, टेक्निकल जो टर्म है उसका जो, लेकिन है कहीं ना कहीं ये वर्ग संघर्ष ही के रूप में ही समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और शांतिपूर्ण वर्ग संघर्ष है कि जो दलित है, वंचित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, शोषित वंचित लोग, वो अपना पॉलिटिकल पावर में असर्ट कर रहे हैं। और हिमाचल में या उत्तराखंड का जो ताना बाना है वो शायद उतना उस तरह से वहां नहीं है जैसा यूपी में। लेकिन देखिए इसमें मुझे लगता है कि अब रामदत्त जी, संघ परिवार और रामदत्त जी, बीजेपी को जी, एक बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हम मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज है कि 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचा नहीं पाएगी, 38 सीट पर। और अब चूंकि देखिए 1:15 बज रहे हैं, और 1:15 बजे लगभग यही सारी परिस्थिति जो है, लगभग लगभग अब देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये सब सेटल हो जाएगा। क्योंकि अब हम्म, मेरे ख्याल से 10वें 12वें 13वें राउंड की अभी मैं राउंड का नहीं, चर्चा नहीं। ये तो लग रहा था कि बीजेपी 40 पे जाएगी, अटक जाएगी, क्योंकि जो उभार दिख रहा था यूपी में, मैंने बताया ना कि ये जो सोशल जो वर्ग संघर्ष है और सोशल है उसको प्रॉपर लीडरशिप जैसी यूपी में मिली, वैसी बिहार में तेजस्वी अकेले, और उसमें थोड़ा फुलझड़ियां ज्यादा रही। तेजस्वी शायद वैसा सोशल कोलिशन पेश नहीं कर पाए पब्लिक के सामने। तो वो भी एक बहुत जरूरी होता है कि सोशल कोलिशन आपका कैसा बना नहीं बना। तो यूपी में तो सोशल कोलिशन बहुत जबरदस्त काम किया ये। हम्म। उड़ीसा और आंध्र के विधानसभा का कहीं कुछ मिल सकता है, दिखाई दे तो बिल्कुल बता दें। बिल्कुल मिल सकता है। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर सब कुछ मिल सकता है, और सब कुछ मिल रहा है। मैं थोड़ा स्लो हो गया है नेट, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की तस्वीर है। आपने आंध्र प्रदेश के बारे में बात की, किसके बारे में आप जानना चाह रहे थे? आंध्र उड़ीसा और के? उड़ीसा दोनों आंध्र के जगह आज बारे में तो हमने चर्चा की थी कि आंध्र प्रदेश में किस तरह से चंद्रबाबू नायडू नहीं, के साथ विधानसभा उड़ीसा। चुनाव हो रहा है ना, विधानसभा चुनाव भी तो हो रहा विधानसभा का मैं दिखाता हूँ है। आंध्र उड़ीसा विधानसभा। का पहले दिखाइए, क्योंकि सुनते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी को अच्छी वो मिल रही है। विधानसभा की ये तस्वीर है उड़ीसा की, और ये आंध्र प्रदेश की। टीडीपी वहां पर 130 सीटों पर लीडिंग है, और बीजेपी तो 7 सीट पर है वहां पर। और यहाँ पे उड़ीसा में जो है बीजेपी 74 सीट पर आ गया है, यानी कि उड़ीसा में
बीजेपी के लिए थोड़ा अच्छी खबर है। हाँ लेकिन हाँ। बीजेपी के लिए ओवरऑल ये चुनाव बहुत बुरा नहीं रहा, बहुत बुरा तो रहा कि केंद्र में उनकी ताकत कमजोर हो रही है, लेकिन कई राज्यों में उनकी अभी स्थिति मजबूत, अगर हम देखें विधान लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, जैसे उत्तराखंड दिखाया, जैसे हिमाचल प्रदेश दिखाया, जैसे और भी कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में देखिए सभी सीटों पर वो आगे लीड कर रहे हैं। उड़ीसा में उनकी सरकार बनने जा रही है, पहली बार सरकार बनेगी अगर सरकार बनने की स्थिति बनी। लेकिन बीजेडी भी बहुत क्लोज है, 57 सीट पर है। वहां पर मैजिक नंबर क्या है, पूरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी तो 147 की है, तो जाहिर है कि सीट सरकार बनाने में बीजेपी को दिक्कत नहीं आएगी। तो नहीं उड़ीसा कुछ एक अपने आप में एक नई खबर है कि उड़ीसा में उनको जो है बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, 74 सबसे सीटों बड़ा पर। सवाल ये है कि अब जो हम लोग आखिरी चरण में ये बुलेटिन के पहुंच रहे हैं कि इससे बीजेपी यूपी की भरपाई कैसे करेगी, नंबर वन। नंबर हाँ, टू, क्या वो ये सबक सीखेंगे कि भाई धर्म की राजनीति ही पर्याप्त नहीं है। और नंबर तीन, क्या योगी और मोदी दोनों के लीडरशिप पे एक साथ विचार होगा। देखिए अभी भी देखिए जो सिचुएशन है, बीजेपी थोड़ा ठिठक गई थी 238-38 पे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट फिगर है, ऑल इंडिया लेवल का जो फिगर है, 242 सीटों पर बीजेपी आगे है। एक सीट तो ऑलरेडी जीत चुकी है, यानी 243 सीट बीजेपी के पास इस वक्त। जब 1 बजने जा रहे हैं, कुछ समय बाद 1 बजेगा, तब भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत 243 सीटों की है। अब उसके जो गठबंधन के जो उसके साथी हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो गठबंधन के उसके साथी टीडीपी 16 सीट, जनता दल यूनाइटेड 15 सीट, शिवसेना तो उनकी साथ नहीं है, लेकिन ये बाला साहब वाली शिवसेना है। शिवसेना जो 6 है, उनकी 6 जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी 5। तो यानी अगर टुकड़े टुकड़े में जोड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ जो कमी रह जाएगी, वो कमी दूसरे लोग भी पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशन बन जाएंगे और उसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर ये है 1 बजे के आसपास, कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, फ्रंट रनर पार्टी। कांग्रेस 100 का आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि 90 क्रॉस पे लगता है वो आके रुक जाएगी, और ये उसके लिए बड़ी जीत है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत है कि एक बार फिर 34 सांसद, अगर इतने जितने लीड कर रहे हैं, अगर 30 से ऊपर सांसद पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर देश में उभरेगी। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी, जो ममता बनर्जी की स्थिति भी नहीं रही, अब ममता बनर्जी कमजोर दिखाई दे रही है, 31 सीट पर अभी उनकी पार्टी आगे है। तो थोड़ा उलटफेर तो किया है जनता ने, थोड़ा मंथन किया है। डीएमके 21 सीट, जो तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पार्टी रहेगी संसद में। तेलुगु देशम 16 सीट वाली पार्टी, जो टीडीपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है फिलहाल। और ये जनता दल यूनाइटेड भी एक इंटरेस्टिंग है कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी है, 15 सीटों के साथ अपना दमखम संसद में रखेगी। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर वैसी ही है जैसी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये क्लोज कंटेस्ट था, ये बिल्कुल नहीं, लेकिन बीजेपी की करीब 70 कितनी सीटें कम हो रही हैं अपनी। बीजेपी की देखिए 303 सीटें थी, अगर और उसमें से अगर आप घटा लें तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक बीजेपी की ताकत घट गई है। 303 में से अगर 242 को हम 240-42 को 45 को भी अगर हम फाइनल मान लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इधर से 65 सीटें घट गई और 3 सीट, मतलब 70 सीटों के आसपास का झटका जो है हाँ, तो वही हम भारतीय। लोगों का अनुमान था कि बीजेपी की 70 से लेके 100 सीटें घट सकती हैं। तो एक थोड़ा इनको साउथ में अच्छा मिल गया, कुछ सपोर्ट मिल गया, और मेरे ख्याल से जेडीयू ने बेटर परफॉर्म किया। तो लेकिन अब एक बार तो मुझे लगता है कि वहां पुनर्विचार होगा ही होगा कि मोदी जी ही सरकार बनाएंगे या किसी और को मौका देगी पार्टी। बिल्कुल, अब और ये सेकंड परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि सेकंड मोदी जी को खुद स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नाम पर वो वोट मांग रहे थे, मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पर तो ये नतीजा आया है।
दूसरा मैं ये कि एक सवाल रामदत्त जी मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ और दीपक जी से भी जानना चाहता हूँ कि ये चुनाव के पहले एक सवाल बड़ा मुखर था और बहुत ही वोकल होकर लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव की गिनती में ठीक नहीं रहने वाली है, तो क्या शिकायत अब भी रह गई? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, इसके दो पहलू हैं। चुनाव आयोग और गिनती दो अलग अलग चीजें हैं। चुनाव आयोग जो एक रेफरी की भूमिका अदा करता है देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन और इन सब चीजों में जो एक वो भौकाल दिखाता है रेफरी का, उसमें वो बिल्कुल उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, उसमें चुनाव आयोग का कोई बहुत रोल नहीं होता। वहां फिर वो डीएम जो रिटर्निंग अफसर होता है और जो एआरओ होते हैं, जो वो भी स्टेट चुनाव आयोग का हिस्सा है। हिस्सा है, लेकिन वो जो तीन बंदे हैं ना, प्रॉब्लम तो उन तीन बंदों से थी ना। और एक जो राजीव कुमार, जो उस समय चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो पूरे देश में एक दिखाना होता है कि भाई चुनाव आयोग कड़क है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो वो जो उन्होंने नहीं किया, अपनी भूमिका नहीं निभाई। लेकिन गिनती में तो इस बार देखिए, एक तो मैंने बताया ना कि रिटर्निंग अफसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट मेंबर वगैरह होते हैं और डिस्ट्रिक्ट और पीसीएस के, और दूसरे बिल्कुल डेरा डाल दिया था सारी सिविल सोसाइटी की संस्थाओं ने और कैंडिडेट्स ने कि भाई चुनाव आयोग गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। और हमें लगता है कि गिनती बाई एंड लार्ज ठीक ही हो रही होगी, कोई गिनती में मुझे नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जो एक एपेक्स बॉडी के तौर पे जो उनका करना चाहिए था, जो थोड़ा सा डंडा चलाना चाहिए था, जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब हमने दो दो लोगों को छोड़ दिया, उधर अमित शाह और मोदी जी को छोड़ दिया, तो भाई उधर दो फैला रहे थे, और उसकी तुलना में उन्होंने कह दिया हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी एक हो जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है अभी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 2019 का जो वोट प्रतिशत था वो 37% था, लेकिन अभी 38%, 38.90, यानी कि करीब 39%, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट कम नहीं मिले हैं, उसको वोट ज्यादा मिले, सीटें कम मिली है। ये भी एक नया फैक्ट। केरल तमिलनाडु आंध्रा वगैरह में इनको थोड़ा वोट बढ़ा है ना इनका। और कांग्रेस का वोट परसेंट काफी बढ़ा है, 25% वोट मिला है उनको, 25.14% ये कांग्रेस का वोट परसेंट है। तो ये अपने आप में फिगर जो है कुछ जो मेजर समाजवादी पार्टी का। जी, सबसे बड़ा ये है सवाल उठेगा कि यूपी का जो सेटबैक है उसको कैसे पूरा करेंगे उस ये आगे। नहीं बिल्कुल, परसेप्शन का लॉस तो देखिए कांग्रेस को हुआ है। मैं दीपक जी कांग्रेस से को जान लेता हूँ, दीपक जी को चुनाव आयोग से शिकायत रही कि नहीं रही? देखिए, चुनाव आयोग पर लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि उनका जो मूव था वो कुछ सस्पिशियस जरूर था। मगर कल आपको याद होगा कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 1 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था, और गर्मी के चलते अब थोड़ी परेशानी। उन्होंने ये बात कहा कि 1 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए था, और वो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि 2 महीने का जो ये चुनाव था वो सही नहीं था, पहला। दूसरा, चुनाव आयोग का जो वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर गलत हो रहा है तो प्रमाण दिखाइए, प्रमाण ला के आइए। ये सारी बातें हुई। और जितना ये जो एग्जिट पोल वाले जितने थे, उन्होंने जिस तरह से प्रचारित किया, उससे विपक्ष थोड़ा मजबूत हो गया काउंटिंग को लेकर, और बहुत मजबूत हो गया। क्योंकि देखिए, ये जो सिस्टम चुनाव के पहले एग्जिट पोल का था, ये इधर एक दशक से ये काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि सेंसेक्स कैसे बढ़ा दिया गया। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव, ऐसे जितने भी लोग थे जिन्होंने वो एजेंसी खोली, और उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाने लगे। प्रशांत किशोर एक अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसके बाद योगेंद्र, आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के साथ भी चले गए थे। ये सारी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं खांटी पत्रकारों ने इसकी विवेचना नहीं की, और ये लोग ने अपनी कंपनी के हिसाब से, कॉर्पोरेट के हिसाब से 4 की जगह 10, 4 की जगह 8, इस टाइप का जो दिया, तो उससे थोड़ा डॉक में आ गया। मगर ये मैं अभी भी कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी को 303 सीट नहीं भी आएगा,
तो वो जरूर कहेंगे कि देखिए इसमें उनको गुरेज नहीं हुई। देखिए चुनाव आयोग को लोग दोष दे रहे थे, चुनाव आयोग करेगा 400 पार, तो चुनाव आयोग ने जो सही था वही किया, और विपक्ष वाले झूठा खाली प्रचार करते, ये भी कहने में उनको देर नहीं लगेगी। तो ये जो चुनाव है, देखिए भवेश जी अभी कह रहा है, अभी 2 घंटा बहुत क्रूशियल है। 2 घंटे के बाद परफेक्ट तस्वीर आएगी कि क्या होना है। जैसे बिहार में जिस तरह से हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, 2 घंटा और वेट कीजिए। उसके बाद जब आप शाम की बुलेटिन लाइएगा, तब आपको क्लियर परसेप्शन मिल जाएगा हम लोग को। और अभी जिस तरह से हो रहा है, ये तय हो गया कि बीजेपी के वोट में कमी आई। 64 करोड़ जो जनता है उसमें डिवीजन हुआ, 64 करोड़ जनता ने वोट दिया। तो ये जो कहा गया था कि 400, एक बड़े टीवी चैनल ने कहा था 400 पार होगा ही, और बड़े नामी जर्नलिस्ट माने जाते हैं वो, उन्होंने 400 कहा, किसी ने 410 कहा, किसी ने 370 कहा सिर्फ बीजेपी को। मगर बीजेपी 303 क्रॉस करने के लिए अब 2 घंटे में क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उनका पहला उद्देश्य होगा कि हम किसी तरह अकेले, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, अगर अभी आप 240 कह रहे हैं, आप इसमें 10 और बढ़ा दीजिए 50, तो 50, 53 और 55, 60 सीटों का मामला है, वो हमें आता हुआ दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सामने अब नीतीश कुमार जैसे लोग पूरे तरीके से अच्छे मोड में आएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी को अब वो गठबंधन के साथियों का चेहरा देख रहना पड़ेगा, उनके चेहरे के हिसाब से उन्हें बात करनी पड़ेगी। क्योंकि इस चुनाव में आपने देखा कि नीतीश कुमार, बिहार की मैं बात करता हूँ, वो बताते थे कि हम क्राइम कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, और करप्शन समझौता नहीं, मगर उनके सामने भी कहा गया कि मुसलमानों का कोटा खत्म कर देंगे, उसका रिव्यू करेंगे, वो भी सब सुनते आए। मगर अब जिस तरह से वो ड्राइविंग सीट पर हैं, तो अब वो दिक्कत होगी मोदी जी को विधानसभा में इस तरह के नारों को लेकर। ये स्क्रीन पर जो इस वक्त प्रशांत किशोर का जो एक पोस्ट था, उसमें उन्होंने कहा था कि पानी रखिएगा, पर्याप्त पानी, हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी। रामदत्त जी, अब उनका कोई नया ट्वीट तो आया है कि नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसको क्या कहेंगे? देखिए अब प्रशांत इसको किशोर क्या है कि बिहार में गंगा जी में बहुत पानी है, यूपी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो बलिया के बाद राप्ती और तमाम नदियों से मिलके बिहार में गंगा जी में बहुत पानी है। तो अगर चुल्लू भर पानी में न डूबना चाहें तो गंगा जी हैं उनके लिए उपलब्ध। मुझे लगता है कि चुनाव में आदमी दावे तो बहुत करता है, लेकिन ये जन सुराज को बीजेपी के साथ, मुझे जो लग रहा है, जिस तरह इनके बयान आ रहे हैं लगातार, एक बैग 370, 300 पार, 303, ये जो आ रहा है, 400 ये नहीं बोल रहे हैं। मगर मुझे जो लगता है कि प्रशांत किशोर का जन सुराज कहीं ना कहीं बीजेपी से हाथ मिलाएगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में, मुझे ये लगता है। इन्हें ये भी मुखालफत है कि अब मुझे कहीं आगे पुश न करे बीजेपी, ये भी इनके साथ है। मगर इनका बयान जो है वो, देखिए योगेंद्र यादव के बयान को अगर आप मानिए तो बीजेपी की हालत उनके बयान से मिलती जुलती है अभी भी। मगर इनके बयान को अभी देखिए, मोरल बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक ट्वीट किया और बता दिया कि अबे ये तो मान रहे हैं, कहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़त हो गई, नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार में भी जो एक सीट नहीं लाया तो 2-3 सीट में आगे है, और 7-8 सीट आपका काट रहा है। तो 39 में 7 सीट काट रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कहाँ पर हैं। बीजेपी नीतीश से छोटी पार्टी दिख रही है। तो ये तो प्रशांत, ये बिजनेस का एक ट्रिक है। और प्रशांत किशोर के बारे में मैंने पहले भी कहा आपको कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब चुनाव विश्लेषण वाला जो काम है छोड़ चुका हूं, जो मैंने वो ये किया था। मगर अब लगातार फिर अब उस पर आ रहे हैं, अब जनसुराज की बात अभी नहीं कर रहे। जी,
तो हम फाइनल पिक्चर बताते हैं और उसके बाद हम दर्शकों से विदा लेंगे। लेकिन फाइनल पिक्चर ये है रामदत्त जी कि 240 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट ऑलरेडी जीत चुकी है, वो सूरत वाली सीट है। कांग्रेस थोड़ा अब 100 से नीचे की ओर बढ़ रही है, मतलब नीचे की तरफ घट रही है। 96 सीट पर अभी लीडिंग है और देखिए 90 के ऊपर ही मुझे लगता है समअप होगा। कांग्रेस को इस चुनाव ने बहुत कुछ दिया है, 52 सीट से 90 सीट से ऊपर पहुंचा देना लगभग 40% का 45% का भी बल्कि आप कह सकते हैं कि एक बढ़त है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में ये चुनाव बहुत बड़ी जीत लेकर आया है, बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में मुलायम सिंह के निधन के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने एग्रेसिव मोड पर प्रचार प्रसार किया, तो 36 सीट पर वो पहुंचते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल। देखते हैं इसमें 1-2 सीट का बढ़त घटत होगा। इससे ज़्यादा अब 1 बजे के बाद आमतौर पर तस्वीरें स्थिर होने लगती हैं। मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो चूंकि अब ईवीएम से काउंटिंग होती है तो उसमें बहुत कम गुंजाइश रह जाती है, छिटपुट जो है कुछ सीटों का आना रहता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी से छोटी पार्टी है, 31 सीट पर है। और द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी डीएमके 21 सीट पर, तेलुगु देशम 16, जनता दल यूनाइटेड 15, नीतीश कुमार की पार्टी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है 9, और जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ चली गई वो 7, यानी कि जो विद्रोही वाली पार्टी थी उनकी संख्या घटी है। महाराष्ट्र में सरकार को खतरा हो सकता है। जो मैसेज है इस चुनाव के दरअसल लोकसभा के इस चुनाव का मैसेज अलग अलग है, बहुत अलग अलग मैसेज है। और राज्यों में इसके बाद आप देखेंगे कि बदलाव होगा और इवन की बीजेपी में भी बहुत सारे बदलाव होने हैं। और जो तस्वीर उभर के आ रही है इतने नंबर्स के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे कि वो अपना फैसला बदलते हैं, तो बड़ी अब एक ऐसे लेवल पे आके राजनीति आ गई है। और हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे चाहे जैसे हो, देश की राजनीति बदलेगी। और पक्का यकीन हो रहा है अब धीरे धीरे कि इस नतीजे ने जो जनादेश आया है, जनता ने जो फैसला सुनाया है, वो बहुत ही सिर पर उठाने लायक फैसला है, सिर माथे पर रखने लायक फैसला है। और हम लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता ने अपने जनार्दन का स्वरूप दिखाया है। और इस स्वरूप में जनता का एक रुझान ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसने कट्टू साइज कर दिया है, उनको शासन का अवसर दिया है, लेकिन मनमानी का अवसर नहीं दिया है। क्या वो संकेत को समझ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के सामने ये मैसेज क्लियर है कि नहीं है, ये नरेंद्र मोदी बताएंगे। अब मैं एक बार जैसा ट्वीट चेक कर लेता हूँ रामदत्त जी, तब तक आप अपनी बात रखिए। नहीं, देखिए अम्बेडकर नगर से बता रहे हैं हमारे दर्शक कि जो वहाँ प्रत्याशी लालजी वर्मा है वो निर्णायक बढ़त बढ़ा चुके हैं। और याद दिला दे कि लालजी वर्मा पहले बीएसपी में थे लीडर, उसके पहले लोकदल में थे, मंत्री थे सरकार में वित्त मंत्री मायावती के साथ। और चुनाव के दिन, मतदान के दिन पुलिस जबरदस्ती इनके घर में घुस गई थी, इनको थाने ले गई थी, लेकिन वहां के उनका मनोबल नहीं तोड़ पाई सरकार। तो ये एक बड़ी बात है। और एक देखिए कहा था रामगोपाल यादव का, मुझे ध्यान है, वो उन्होंने कहा था कि देखिए ये लखनऊ और बनारस और अयोध्या, इसके इर्द गिर्द तमाम जो सीटें हैं आप देखिए कि उसमें हम लोग काफी भारी पड़ रहे हैं। तो उनकी बात सही होती लग रही है। और बाइट में ये मुझे लगता है आज दिखाने की जरूरत है, वो बाइट में जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा फर्जी, तो हम अपने आप के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सब कुछ फर्जी है। ये केवल इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए किया, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि स्थिति क्या है प्रदेश की। आप देखिए देश के 3 बड़े नेता जो बीजेपी के हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह और योगी जी। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, एक सीट नहीं जिता पा रहे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे,
उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। कौन सी सीट हैं जो नेताओं के आसपास भी प्रभाव वाली जीत पा रहे? एक भी नहीं जीत रहे। गोरखपुर बाबा जी मुख्यमंत्री की है। गोरखपुर से लगी हुई जितनी सीटें, गोरखपुर की जिले की ही बांसगांव है, गोरखपुर जिले से कटा महाराजगंज है, सीट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, संत कबीर नगर है, वहाँ आगे चले जाइए डुमरियागंज है, फिर बस्ती चले जाइए, सब बाबा का अधिकार क्षेत्र। उन सब में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। फिर ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, कैसी मनगढ़ंत बातें करते हैं। कोई यहाँ तक कि मैंने तो देखा कि उसमें देखा कि सर निरहुआ का पलड़ा भारी। हम जानते हैं 5 विधानसभा में आजमगढ़ में कम से कम 40 हज़ार वोट से हार रहा है निरहुआ, 2 लाख वोट से। जब 2 लाख वोट से हारने वाला का भी पलड़ा भारी आप दिखाओगे तो हम तो आप पीसी करके बताना ही पड़ेगा कितना फ्रॉड सब हो रहा है। लोगों की अंतरात्मा खत्म हो गई। जी तो रामदत्त जी, ये तस्वीर जो है मुझे फाइनल रूप से ये कहना है कि जो नतीजा है उसके बारे में पहले आप बता दीजिए कि आप इस पूरे नतीजे को जो अभी अगर लीडिंग के रूप में हमारे सामने है, अगर ये सब जीत में और हार में कन्वर्ट होते हैं तो क्या तस्वीर आपके सामने ये संतोषजनक तस्वीर है? ये नहीं, देखिए इतना तो संतोष है ही कि एक निरंकुश सत्ता जिसने सारी सत्ता अपने हाथ में कंट्रोल कर ली थी, पार्टी की भी सत्ता उनके हाथ में थी, एक तरह से कल्चरल वो भी हाथ में थी, आर्थिक सत्ता भी उनके हाथ में थी। तो एक इतने पावरफुल निरंकुश सत्ता जिसके पीछे आरएसएस जैसे एक बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का हाथ था, उसको जो विपक्ष माना जा रहा था कि बहुत कमजोर है, संसाधन नहीं है। देखिए ये भी देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए थे और ये स्थिति थी कि भाई जो विरोध करेगा जेल जाएगा। 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा, मायावती को इतना दबाया। तो उसमें मैं समझता हूं कि अच्छी लड़ाई लड़ी लोगों ने। और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह का निरंकुश शासन भारत में नहीं चला सकते और जो संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर है हमारा, उसको छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। और इस चुनाव का एक ये भी याद रखा जाएगा कि जो आप डर जाएंगे सत्ता से कायरता की तरह से, जैसे मायावती ने किया, तो फिर आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाएगा। फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में रहना है तो जनता के साथ खड़े होना है। और निरंकुश सत्ता अगर होती है निरंकुश, तो उसको चुनौती देना विपक्ष का कर्तव्य होता है। तो ये जो लोग दुविधा में या मझधार में रहे, उनका भी देखिए हर्ष अच्छा नहीं हुआ। जी, अगर शाम तक हम लोग शाम में जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ जाएगा। हो सकता है कि तब तक अभी तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है, कोई ट्वीट वगैरह नहीं किया है, और अभी भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी आएगा। नेताओं के जो दावे थे कि हम ही जीत रहे हैं वो सब भी बदलेगा, और जो अब सच्चाई है उसको कबूल करना पड़ेगा सबको। दीपक जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, अभी ये चुनाव जिस दिशा में जा रही है तो बीजेपी डिक्लाइन की ओर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एरो है वो उधर का रास्ता ले चुका है। अब सवाल है कि हम 5-6 बजे के बाद सही तस्वीर पे आ जाएंगे। और अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है, तो उत्तर प्रदेश में दिखा, मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात में भी 5 सीटों पर, जब मैं शुरुआती रुझान में था, गुजरात में भी 4-5 सीटों पर कांग्रेस आगे थी। तो कहीं अगर ये दिख रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, अब जनता के मन में ये बात आ गई है कि बहुत हो गया, चलो अब देखते हैं। तो 64 करोड़ नहीं, आप बोलिए। जी, ये गुजरात की तस्वीर मैंने पेश की। गुजरात पे 25 पे बीजेपी, और फाइनली अब कांग्रेस एक सीट पर आगे रह गई। देखिए, अगर संसाधनों की कमी नहीं होती तो मुझे लगता है कि परिणाम और भी थोड़ा भिन्न होता। संसाधन बहुत मायने रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो तस्वीर है, ये जो मूड है जनता का, मुझे बस एक ही बात कहना है कि जो नैरेटिव आपने 400 का बनाया है, वो 400 लाकर दिखाइए, तभी जनता कहेगी कि हाँ 400 का ये हो गया मामला है, 400 को ले आई। आप 303 पहुंचा दीजिए। 303 पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करेंगे, 2 घंटे मुझे जहाँ लगता है, और बहुत क्लोज वॉच से
अब निगरानी होगी कि क्या हो रहा है। तो 303 भी अगर आप नहीं लाते हैं और 240-50 पर रह जाते हैं, तो आपको तो आपके सहयोगियों का पैर पकड़ना होगा, नमस्ते करना होगा। ये 2-2.5 घंटे के बाद क्लियर होगा। और मुझे लगता है कि ये चुनाव ने इस रुझान ने एग्जिट पोल के पर जबरदस्त तमाचा मार दिया। और अब एग्जिट पोल का जरूर हम लोगों को भी, जो प्रबुद्ध जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो जमीनी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस बात का ये करना होगा कि एग्जिट पोल का क्या मतलब है और चुनाव आयोग इस तरह के पोल को चुप आगे बढ़ाती है, क्यों नहीं उस पर अंकुश लगाती है, या कुछ तरह की बातें होती हैं। तो 400 पास नहीं, 303 भी नहीं, तो ये डिक्लाइन का साइन है। सरकार आप बनाएंगे, बिना सरकार बनाए आप रह नहीं सकते, रह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी हर हाल में ये कहते हुए कि आपने देखा चुनाव आयोग पर कितना विपक्ष ने छींटाकशी की, और मैं देखिए चुनाव आयोग ने कितने पारदर्शिता से चुनाव कराया, ये सब भी बोलेंगे। मगर वो जश्न वाला माहौल अब शायद नहीं दिखेगा। ये 2 घंटे वेट कीजिए। 2 घंटे में बहुत गेम होता है काउंटिंग में। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में रात रात में बहुत सारे स्टेशन पर पोलिंग काउंटिंग स्टेशन पर चुनाव का काउंटिंग रुका था, और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो सरकार बनाने से वंचित हुए थे। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये डायरेक्ट ये नहीं कह रहा, मगर ये 2 घंटे क्रूशियल है। और फिर हम लोग जब शाम में मिलेंगे, मगर हाँ, ये उत्साह कांग्रेस को अपनी मजबूती देने के लिए एकता के साथ अब आगे लड़ाई लड़नी होगी, इसी मूड से और इसी विचार से। बिहार में क्यों हुआ? बिहार में तेजस्वी ने कभी कभी अपनी मनमानी भी की कि मैं उन्हें टिकट नहीं दूंगा, मैं उन्हें सिंबल नहीं दूंगा, मैं अकेले चलूंगा पूरे ये भी उनका ही था। खैर, बिहार में 2-4 सीट भी आ जाए तो उनका ग्राफ थोड़ा ऊपर ही दिखेगा, 0 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे, संकल्प कर रहे थे, उनको शायद ये एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस इस भारत की जमीन पे दूब की घास जैसी है। आप पत्थर से जितने दिन दबाना चाहें दबाए, लेकिन फिर जहां भी सांस मिलेगी वो उठ खड़ी होगी, हरियाली उसमें आ ही जाएगी, और एक बार कांग्रेस फिर पुनर्जीवित हो रही है। और उसके लिए राहुल गांधी का योगदान बिल्कुल लिखा जाएगा इतिहास में, कि वो डरे नहीं और सीधे राजमहल और सब सुख छोड़ के जनता के बीच गए, जनता के बीच रहे, और उन्होंने जनता का प्यार इसलिए उनको मिला। कांग्रेस के साथ एक और प्रॉब्लम हुआ कांग्रेस के साथ, कि उनके पास जो धन और जो चुनाव लड़ने के लिए मजबूती चाहिए थी वो थी नहीं, संसाधन नहीं थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जैसे भी हालात में चुनाव हुए, नतीजे जनता के हैं। जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का आदेश जरूर दिया है, लेकिन उनको मनमानी करने का संदेश बिल्कुल साफ है कि उनको मनमानी नहीं करने देना। उन्होंने विपक्ष को मजबूत किया है। अगर ये संदेश साफ है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आज के बाद समझ लेना चाहिए कि जनता का आदेश क्या है। जनता ने मोदी के एजेंडे को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया है। मोदी इस बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारी नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव भारतीय जनता ने दिखाया है, लोगों ने दिखाया है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए कांग्रेस कितनी मजबूती से, सख्ती से, तेजी से जमीन पर काम करती है और सरकार को मनमानी करने से रोकती है, क्योंकि पहले से अधिक ताकत दी है कांग्रेस को। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जनता का उसके लिए जो ये प्यार उमड़ा है वो कितनी बड़ी, उसके लिए बड़ी ऊर्जा का काम करेगा। आने वाले समय में लोकतंत्र को जो एक चैलेंज फील हो रहा था, और हमने एक इंटरव्यू किया था अभी हाल में, उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की कीमत इस चुनाव ने बता दी है। तो सही है कि 2024 का चुनाव बहुत ही क्रूशियल था, और हम लोग इस मुकाम पर आके ये कह सकते हैं कि 2024 का संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र को चैलेंज कोई नहीं दे सकता है। लोकतंत्र को चैलेंज देने वाले इसी तरह के चैलेंज में आ जाते हैं। ये संदेश भी बिल्कुल साफ है। और ये इबारत जो जनता ने लिखी है, दीवार पर लिखी है, इस
दीवार को पढ़ने की जरूरत है, इस संदेश को पढ़ने की जरूरत है सभी दलों के लिए कि देश आखिरकार जनता से जो बड़ी नहीं है, देश से भी बड़ी जनता है। और अगर जनता का कदर नहीं किया गया, जनता ने जो संदेश दिया था, जनता ने जो आदेश दिया था, जो जनादेश था, उस जनादेश की अवहेलना हुई थी। 2019 में बहुत बड़ी ताकत मिली थी नरेंद्र मोदी को, लेकिन उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे और ये सबक भी है इस सरकार के लिए। तो फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग जब मिलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आप बेल आइकन नहीं दबा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम कब आने वाले हैं और कब हम ऐसी चर्चा करेंगे जो बिल्कुल निष्पक्ष होती है, न इनका न उनका। सीधे सीधे हम जनता के सवालों पर जनता की बात रखते हैं और जनता के सवाल को सर्वोपरि रखते हैं, और इस चुनाव ने भी यही दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त जी और दीपक जी। लंबे समय तक हम लोगों ने चर्चा की, कई मेहमान जुड़े, उन सभी मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी बात रखी इस चुनाव पर, इस अहम चुनाव पर। 2024 के चुनाव की जब भी चर्चा होगी तो कहा जाएगा कि एक बड़ा ऐसा चुनाव था, ऐतिहासिक चुनाव था, और ऐतिहासिक चुनाव आखिर तक बना रहा। आखिर तक ये सस्पिशन बना रहा कि चुनाव के नतीजे सही आएंगे कि नहीं आएंगे। फ्री एंड फेयर पोल कहा जाता है, वो फ्री एंड फेयर पोल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन हम इस संतोष के साथ विदा ले रहे हैं कि जो नतीजे चुनाव आयोग ने दिए हैं उसको लोग शंका की नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि भरोसे की नज़र से देखेंगे कि इस देश की जनता ने जो मैसेज दिया है सभी राजनीतिक दलों को, वो मैसेज बिल्कुल साफ है, दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी, सभी का शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ। धन्यवाद।